छात्रों के लिए, छात्रों की तरफ से कि अलग अलग विषयों के लिए, जैसे 3 सब्जेक्ट हैं इसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जैसे 3 सब्जेक्ट में बायो का मार्क्स शायद ज़्यादा है, जैसे 360 जी, 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री, 360। हमें ये बताएं अलग अलग कि फिजिक्स की तैयारी हम कैसे करें, किन किताबों का अध्ययन करें या फिर नोट्स वगैरह हम कैसे तैयार करें, कैसे हम करें? जी। पहले तो क्योंकि वेरियस सोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोचिंग 2 माध्यम से कोचिंग की जाती है नीट की, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। तो कई लोग एफर्ट कर पाते हैं, कई लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। जो ऑफलाइन जा रहे हैं तो उनको कोचिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि डेली बेसिस पे उनको फिजिक्स के क्लासेस लगती है, मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके मॉड्यूल्स सीट्स मिलते हैं और वो फिजिकल इंटरेक्शन में रहते हैं, तो जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो टीचर से क्लियर होते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन है वो तो फिजिकल क्लास में नहीं होते, तो वो तो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए भी अलग अलग मेथड उनको एडेप्ट करना होगा और ऑफलाइन वाले का भी अलग मेथड है। और जैसे ऑफलाइन वाले जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो उनकी क्लासेस लगती है, तो पहले दिन क्लास होने के बाद जब रूम पे आए तो ऐसा नहीं सोचा कि आज बस इतना ही पढ़ाया गया, हम फिर कल से करेंगे, फिर कुछ ऐसे करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लें तो होगा। हमको फर्स्ट डे से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरे साथ जो ज्वाइन कर रहे थे उनको देखा था मैंने कि जब फर्स्ट डे की क्लास जब स्टार्ट हुई तब उन्होंने मतलब आया और क्लास से उनके बाद उसको रिवाइज़ नहीं किया उन्होंने। और इस तरीके से वो क्या होता है कि पूरे हफ्ता ऐसा वीक निकल जाता है जिससे वो रिवाइज़ नहीं करते। तो जो आपने क्लास में समझा अब वो आपके दिमाग से धीरे धीरे लॉस हो रहा है, मतलब कि आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, पीछे छूटता जा रहा है, तो आप वो सही तरीके से रिकॉल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने फिजिकल क्लास ज्वाइन करके कोई अपने लिए बेनिफिट नहीं लिया। आप फिजिकल क्लास करने आए, वो इसलिए आए थे क्योंकि आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ऑफकोर्स ऑनलाइन में इतने सारे सोर्स हैं कि आप पजल हो जाते हो, और ऑफलाइन में आए हो तो आप सोर्स आपने फिक्स कर रखी है, तो आपको उस हिसाब से स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि, और काफ़ी लोग, क्योंकि हर साल लगभग 1.5-2 लाख बच्चे मेडिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए कोटा जाते हैं, और उसमें से सिर्फ कोटा से अगर हम बात करें तो 10 से 12 हज़ार बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, लार्ज सेक्शन का सिलेक्शन नहीं होता, वो पीछे छूटते हैं। और ऐसा भी कई बार कोटा को ब्लेम भी करते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर ही होता है। मतलब स्टूडेंट को खुद को ब्लेम करना चाहिए, खुद को ब्लेम करना चाहिए। कोई हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे अपने लिए काम कर रहे हैं। जब हम कोटा जाते हैं, या कई लोग दिल्ली में आकाश में भी जाते हैं, या पटना गोली जो भी जा रहे हैं, तो हम जब वहाँ जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए और हमेशा ये समझना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए। सबसे पहली बात तो ये, और हम डॉक्टर बनने आए हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरा ये दोस्त है वो डॉक्टर बन रहा है, उसने नीट 10th पास किया, नीट की तैयारी के लिए कोटा निकल गए, तो उनके जो कलीग्स वगैरह होते हैं वो भी ये नहीं सोचते, वो भी निकलते कि मेरा दोस्त जा रहा है मैं भी चला जाता हूँ। मतलब खुद का असेसमेंट नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। हाँ, और कभी कभी हम ये चीज़, एक बड़ी दुखद बात होती है, कभी कभी अभिभावक भी, कई अभिभावक होते हैं जो कि वो जबरन कि तुम्हें मेडिकल की तैयारी करनी है, तुमको डॉक्टर ही बनना है, उसकी इच्छा नहीं भी है फिर भी जबरन भेजते हैं। और ख़ास करके जब वहाँ बच्चे अगर किसी विषय में कमज़ोर हैं या पूरे में कमज़ोर हैं तो एक डिप्रेशन में जाते हैं, और ऐसे बच्चों के साथ कभी कभी कोई हादसा भी होता है। तो अभिभावकों को कम से कम एक, हमें लगता है कि इसमें एक माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे की अगर रुचि नहीं है, आपके बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है, कोशिश करनी चाहिए कि उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ये नहीं कि जबरन। छात्रों को भी चाहिए कि वो जो एक देखा देखी जिसे बोलते हैं कि अब फल्ला जा रहा है, सुमित पढ़ने जा रहा है तो चलिए हम भी जाते हैं, अब सुमित डॉक्टर बन जाएगा, हम क्यों पीछे रहें, जबकि हमारी स्थिति कुछ और है, हमारे विषय कमज़ोर हैं, हमारे साइंस सब्जेक्ट कमज़ोर हैं, हम जबरन जा रहे हैं वहाँ जा करके हम डिप्रेशन में रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हम एक ये जानना चाहेंगे कि फिजिक्स की तैयारी में क्या, मतलब कौन सी किताब सबसे महत्वपूर्ण, कौन सी किताब होगी? फिजिक्स की तैयारी के लिए आप एस.सी. वर्मा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कंसेप्चुअल, मतलब एनसीईआरटी के अलावे। हाँ, एस.सी. वर्मा, यस, एनसीईआरटी के अलावे। अच्छा, एच.सी. वर्मा जी, एस.सी. वर्मा की किताब। हाँ, ये एस.सी. वर्मा आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर एमटीजी की किताब आती है वो, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड, एक ही चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड 50-60 क्वेश्चंस होते हैं, जिसको अगर आप कर लोगे तो वो टॉपिक आपका और भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपका बूस्टअप होगा, तो आप जब भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फेस करने के लिए तैयार रहोगे।
लेकिन अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो किसी भी टाइप का सवाल, क्योंकि हर साल ऐसा एग्जाम पेपर फिजिक्स फिक्स है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेम सवाल ही हर साल आता है। टॉपिक वही है पर हर बार चेंज आता है, लैंग्वेज चेंज होता है, कभी कोई वर्ड चेंज होता है, और एग्जाम के टाइम हमको अगर वो वर्ड समझ में नहीं आया तो हम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप SC वर्मा यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो MTG की बुक है, काफ़ी सारे बुक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये लोग, ये जो 2 बुक्स हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल मतलब बुक्स हैं जी। केमिस्ट्री की तैयारी में कौन सी किताब है? केमिस्ट्री के लिए अदर बुक्स करने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री के लिए NCERT ही मस्ट है, और वो काफ़ी है, मैक्सिमम काफ़ी है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन NCERT से आता है। आप जितना बार NCERT को पढ़ सके वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और सिर्फ NCERT पढ़े नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग जब NCERT पढ़ते हैं तो जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसी रिएक्शन को लेकर के या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उसको लोग इंग्लिश में, चूँकि NCERT टेक्स्ट बुक होती है, तो उसको वो पढ़ लेते हैं और उसको वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। पर इससे फ़ायदा नहीं हुआ कि जो स्टेटमेंट लिखा है आपको उस टॉपिक से रिलेट करना चाहिए, तभी जाके वो आपके मेमोरी में एडजस्ट होगा और फिर आप परफॉर्म कर पाएंगे। सिर्फ इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। सेम गोज फॉर बायो भी, कि बायो में भी अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है तो हमने उसको सिर्फ देख लिया और उसका हिंदी मतलब निकाल लिया तो नहीं, वो क्या कहना चाहता है उसको रिलेट करना आना चाहिए टॉपिक से, तब जाकर के हम स्कोर कर पाएंगे। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और हमें लगता है कि सभी छात्रों जो देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन उन्हें ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर। ये गहरी बातें हैं, गहराई है कि कैसे हम एक क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझें या क्वेश्चन के भाव को भी हम समझें कि वो क्या हमसे पूछने जा रहे हैं, और तैयारी में। अच्छा, ठीक इसी तरह जैसे NCERT काफ़ी है, NCERT किताबें काफ़ी है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इन्होंने बताया कि NCERT के अलावे SC वर्मा और भी किताबें उन्हें देखा जा सकता है, चूँकि न्यूमेरिकल पोर्शन हमें लगता है कि उसमें ज़्यादा है और वो स्कोरिंग भी होता है, तो उसे देखने के लिए। बायोलॉजी के लिए भी NCERT काफ़ी है, NCERT काफ़ी है, काफ़ी NCERT। और मतलब कि बार बार पढ़ें, लेकिन बार खूब पढ़ें उससे। हाँ, बायोलॉजी के लिए क्या है, NCERT के हर एक जो चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट नीट से पहले हर एक चैप्टर 20 बार एटलीस्ट रिवाइज होना चाहिए। 20 बार कम से कम एक चैप्टर, वो आपके दिमाग में, वो सारे लाइंस आपके दिमाग में घूमना चाहिए। अगर आपने 1-2 बार पढ़ लिया तो आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस बायो से आते हैं, और एक चैप्टर नहीं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, और हर एक चैप्टर से 10-10, 20-20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन आएंगे और वो कॉन्सेप्चुअल होगा, और वो कई सारे लाइनों से मिल करके कंबाइन करके बनाया जाता है। तो आप जब तक पूरी चैप्टर की नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करना चाहिए हर एक चैप्टर। अच्छा, रिवीजन वाली जो बात आती है, तो ये रिवीजन का, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 20 बार करना चाहिए एक चैप्टर ना, फिर रिवीजन के साथ साथ एक बात आती है, इसका मतलब कि रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी चैप्टर को, हमें लगता है, जैसा सुमित भी बता रहे हैं या फिर बाकी एक्सपर्ट भी बताते हैं, कि जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई नई बातें भी उसमें एक माइंड में कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार, फिक्स होगा वो कॉन्सेप्ट कि क्या उस चैप्टर में क्या बात है। एक क्वेश्चन बैंक की बात आती है या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात आती है, तो वो कितना हेल्पफुल है नीट की तैयारी में? क्वेश्चन बैंक से हम वाकिफ़ होते हैं कि नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, और नीट जब हम एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले हम पूरी तैयारी से जाएं कि हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्वेश्चन बैंक हमको नीट के जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं, ताकि जब नीट का एग्ज़ाम आए तो जो उस पर क्वेश्चंस के पैटर्न आए, लैंग्वेज जो यूज़ होते हैं उसमें, उससे हम मतलब डरे नहीं, क्योंकि आपका जो पूरा नॉलेज है वो एक साइड है, पर जो जिस दिन नीट होगा वो 3 घंटे 20 मिनट की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आप पूरा क्या परफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, और क्या आपका माइंड सेट है, उस पर आपकी परफॉर्मेंस जो है डिपेंड करती है। काफ़ी सारे बच्चों ने इस बार भी एग्ज़ाम दिया है और पिछले साल भी दिए थे, और जैसे इस बार मेरा हुआ, काफ़ी बच्चों का नहीं भी हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत कम नॉलेज है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी कमी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनसे मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी उनका नहीं हो पाया। तो ये रीज़न नहीं कि उनके पास नॉलेज की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने प्रैक्टिस कम करा और क्वेश्चंस बैंक को कम यूज़ किया, जिसके वजह से वो पीछे रह गए। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है, जैसे IIT भी पहले का एग्ज़ाम है, उसमें क्वेश्चंस कम होते हैं, टाइम ज़्यादा होता है, तो आपको वहाँ थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा लगता है। नीट का एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से अलग इसलिए है क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट है और आपके पास 200 क्वेश्चन है, जिसमें 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट पे आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने, उस 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, और उसका आंसर भी करना है, और फिर OMR भी फिलअप करना है। तो ये सारा काम जो है वो एफिशिएंसी का है,
और एफिशिएंसी आपकी बनी रहेगी तभी करेंगे। अगर हम 100 क्वेश्चंस बना लें स्पीड में और उसमें पता चला कि मेरे 50 क्वेश्चन गलत हो गए सिली मिस्टेक्स के कारण, तो फिर भी नहीं होगा। तो इसलिए एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, और एफिशिएंसी तभी बढ़ेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। मतलब कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ होनी चाहिए। दोनों चीज़ होनी चाहिए।